के माध्यम से आपके दर्शकों को समझाऊं तो वक्फ कुछ नहीं है। वक्फ सिर्फ मुस्लिम संपत्तियों जिसको मुस्लिम बंधुओं द्वारा भगवान को या किसी रिलीजियस चैरिटी, पायस चैरिटी या फिर किसी सामाजिक क्षेत्र में दान दी। जो संपत्ति आप सपोज करिए ये माइक आपका है और ये माइक आपसे मैंने मांगा, अगर ये माइक आपको बिलोंग नहीं करता, आपसे संबंधित नहीं है, आप इसके मालिक नहीं है, तो क्या ये आप हमको समर्पण कर सकते हैं? क्या आप मुझे इसको दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। आप डायरेक्ट रिलीजियस चैरिटी मतलब धार्मिक कार्यों के लिए और सामाजिक कार्यों के लिए ना देना चाहते हैं तो उसमें एक कंडीशन बनाया जाता था कि वो मेरे पहले मेरी संपत्ति है, फिर वो मेरे पोते पोतियों को या बच्चे को जाएगी, उसके बाद वो आगे वक्फ को जाएगी। जय हिंद, आप देखना शुरू कर दिए हैं एबीसी हिंदुस्तान और मैं हूं कुमार बबलू। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आज मैं एक ऐसा मुद्दा लेकर के आया हूं जो वर्तमान समय में जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। आप सोशल मीडिया पे सिर्फ एक ही नाम सुन रहे होंगे, वक्फ बोर्ड। क्या है वक्फ बोर्ड? क्या काम करता है वक्फ बोर्ड? आखिर इसकी सामाजिक पहलुओं से अगर देखा जाए तो यह करता क्या है वक्फ बोर्ड, उसको हम जानेंगे। और इस विषय पर घमासान क्यों छिड़ा है, राजनीति गरमाई हुई क्यों है, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये समझेंगे कि वक्फ बोर्ड है क्या, वक्फ बोर्ड कानून के नजरिए से वक्फ बोर्ड को कैसे देखा जाता है, क्या लीगल टर्म है इसमें, क्या कानून व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, उन सभी पहलुओं पे हम बातचीत करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीसी हिंदुस्तान चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस ज्वलंत और एक कानूनी पहलू से इस मुद्दे को देख रहे हैं, बजाय इसके कि समाज में दो धड़े बटे हुए हैं, हिंदू और मुस्लिम। इससे इतर हट के आप अपने चैनल के माध्यम से आप अपने दर्शकों को इस बात को स्पष्ट करने के लिए यहाँ पे आए हैं कि वक्फ क्या है, वक्फ में क्या क्या संशोधन हो रहे हैं और क्यों ये इतना मुद्दा गरमाया हुआ है। सर सबसे पहले मेरा यही सवाल रहेगा कि वक्फ बोर्ड का कार्य क्या है, वक्फ बोर्ड कैसे काम करता है? देखिए 1923 के बाद से जो वर्तमान वक्फ का जो स्वरूप है वो 1995 का है। बेसिकली जब देखें तो एक लेमैन की भाषा में, साधारण भाषा में आपको के माध्यम से आपके दर्शकों को समझाऊं तो वक्फ कुछ नहीं है। वक्फ सिर्फ मुस्लिम संपत्तियों जिसको मुस्लिम बंधुओं द्वारा भगवान को या किसी रिलीजियस चैरिटी, पायस चैरिटी या फिर किसी सामाजिक क्षेत्र में दान दे दिया गया हो, उस संपत्ति को सिर्फ और सिर्फ मैनेज करना, उसको संरक्षण करना है। देखिए इस संशोधन बिल के माध्यम से समाज में एक भ्रांति भी फैलाई जा रही है कि वक्फ कोई भी संपत्ति जिस पे वक्फ ने हाथ रख दिया वो संपत्ति वक्फ भी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। पूर्व के कानून में भी ये प्राविधान था। आप ऐसे समझिए कि जो संपत्ति आप सपोज करिए ये माइक आपका है और ये माइक आपसे मैंने मांगा, अगर ये माइक आपको बिलोंग नहीं करता, आपसे संबंधित नहीं है, आप इसके मालिक नहीं है, तो क्या ये आप हमको समर्पण कर सकते हैं? क्या आप मुझे इसको दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी भ्रांति और बहुत ही बड़ी गलतफहमी लोगों के बीच में फैलाई जा रही है कि वक्फ की संपत्ति जिसका नहीं है वो किसी भी संपत्ति पे हाथ रख देंगे, वो संपत्ति वक्फ की हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। पुराने कानून में भी यही था कि जो भी उस संपत्ति का मालिक होगा वही वक्फ को अपनी संपत्ति को दे सकता है। अब देखिए पुराने जो प्राविधान थे उसमें वक्फ 3 तरीके से हो सकते थे। पहली जो संपत्ति ये थी कि आप डायरेक्टली अपनी संपत्ति का परित्याग कर दें और किसी रिलीजियस मतलब धार्मिक सद्भाव के लिए, हॉस्पिटल के लिए, चैरिटी या फिर कोई धर्मशाला, जैसे आप देखते होंगे सराय बनते थे, राजा महाराजा बनाते थे, ये सारी संपत्तियां थी और इस तरीके के काम आते हैं। दूसरी एक संपत्ति आती है कि सपोज करिए कि आप डायरेक्ट रिलीजियस चैरिटी मतलब धार्मिक कार्यों के लिए और सामाजिक कार्यों के लिए ना देना चाहते हैं, तो उसमें कंडीशन बनाया जाता था कि वो पहले मेरी संपत्ति है, फिर वो मेरे पोते पोतियों को या बच्चे को जाएगी, उसके बाद वो आगे वक्फ को जाएगी। वो डायरेक्टली वक्फ को नहीं जा सकती थी, जैसे कि पहला कंडीशन था। तीसरा था जो वक्फ जो है वो जिसको अहले आहत बोलते हैं, इसमें सिंपल सा था कि आप कई पुश्तों तक उस संपत्ति को अपने पास रखते थे वक्फ को देने से पहले। जैसे दूसरे कंडीशन में ये था कि आप 1-2 पुश्त फिक्स कर सकते हैं कि भाई मेरे बाद मेरे पोते का होगा, मेरे बच्चे का होगा, उसके बाद वक्फ हो जाएगा। उसमें क्या था कि उसमें वो संपत्ति तब तक आपके जो परिवार के लोग हैं, सदस्य हैं, उनको जाती रहेगी जब तक कि आपके परिवार की पीढ़ी खत्म नहीं हो जाती, और जैसे ही वो आपकी परिवार की पीढ़ी खत्म होगी वो संपत्ति वक्फ को चली जाएगी। तो ये 3 तरीके दर पीढ़ी वो चलती रहेगी। अगर पीढ़ी खत्म होती है तो जो है कि वो ऑटोमेटिक वक्फ में चला जाएगा सारा जमीन। जी, इसको ऐसे कह सकते हैं। अब जो इसमें वक्फ बाय पजेशन जो था, जो दूसरा कंडीशन है जिसको मैंने बोला कि आप 2 पीढ़ी तक अपने पास रख सकते थे, उसके बाद वक्फ को दे सकते थे। अब सरकार ने जो अहले अहद वाला जो कंडीशन है और जो ये पजेशन वाला है उसको हटाया
उसमें ऐड किया, उन्होंने जोड़ा ये बात की कि अगर आप सपोज करिए कि आपने 2 साल पहले ही मुस्लिम धर्म को अपनाया है, ये अपनी अपनी समझ और अपने अपने प्रैक्टिस है जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी दे सकता है कि आप अपने पसंद के धर्म मजहब का प्रचार कर सकते हैं और चुन सकते हैं। अब अगर 5 साल तक अगर आप मुस्लिम को लॉ को रिचुअल्स को नहीं फॉलो कर रहे हैं तो आप अपनी संपत्ति को दान नहीं दे सकते हैं, वक्फ नहीं कर सकते हैं। तो ये कंडीशन भी सरकार ने लाया है इस संशोधन के माध्यम से कि जो पुराने प्राविधान थे उसको अपने हिसाब से अपने तर्कों को रखते हुए, बावजूद इसके कि 44 तरीके के संशोधनों का प्रस्ताव था, उनको दरकिनार करते हुए ये संशोधन लाया। तो सर इस संशोधन में क्या कुछ मुस्लिम भाइयों को मिलने वाला है? देखिए, फायदे और नुकसान से इतर करके बात करें तो थोड़ा सा मैं आपको इतिहास में ले जाना चाहूंगा। जितने भी आप देखते होंगे एक ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट कभी भी परमानेंट नहीं हो सकता। लेकिन वक्फ को आपने जब गॉड को कोई संपत्ति आपने दे दी तो सबसे पहले आप अपने राइट से डिप्राइव होते हैं। सपोज करिए कि मैंने ये मोबाइल आपको दान दे दिया तो मैंने सबसे पहले अपना स्वामित्व उस पर खो दिया। फायदे नुकसान से इतर सरकार का एक तर्क ये होना चाहिए था जिसपे संभवतः आप या आपकी जनता भी, दर्शक भी इस पे सहमत होंगे कि जब कोई संपत्ति वक्फ को चली जाती है तो उसका मैनेजमेंट सिर्फ वक्फ करता है, जिसको मैनेजर मुतौली भी कहा जाता है। वो संपत्ति में उनका कोई अधिकार नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ उसके केयर टेकर के रूप में काम करते हैं। हालांकि हनफी जो स्कूल है उनमें कहा था कि नहीं, मैनेजर जो मुतौली हैं वो अपने कुछ अधिकारों को सीमित रख सकते हैं। करप्शन भी होते हैं, वो ट्रस्ट में भी होते हैं, वो वक्फ में भी हो रहे हैं, ऐसी कोई वो नहीं चीज बड़ी बात है। लेकिन जो ये संशोधन आया, अब इसका जो एक मकसद ये कहा जा सकता था कि सपोज करिए जो संपत्ति हमारे पास है, अगर उस संपत्ति को मैं बेचूंगा, अगर बेचने का अधिकार होगा, मैं किसी को ट्रांसफर करूं, तो हो सकता है कि मार्केट में कैश फ्लो हो, बेचेंगे तो पैसा आएगा तो मैं कुछ खरीदूंगा, खर्च करूंगा, इकोनॉमी बढ़ेगी। ये एक इसका एस्पेक्ट हो सकता है। लेकिन पुराने संशोधनों को ऐसी क्या हो सकता है जिसको दरकिनार करते हुए नए संशोधन लाए गए जिसमें गैर मुस्लिम गैर कानून के जानकारों को रखने का जो प्रस्ताव है, मैंने ये नहीं समझ पा रहा हूं। मैं इसको वैसे ही समझिए कि आप मेरे पास अपने, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी के साथ गलत ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि उसको उसी हिसाब से रखा गया हो। देखिए, पुराने लॉ में भी और जो कानून है उसमें भी यही था कि वक्फ उन्हीं संपत्तियों पे दावा कर सकती थी, उन्हीं संपत्तियों पे क्लेम कर सकती है जो रेवेन्यू के रिकॉर्ड में हो, जिनके दस्तावेज हो। जिनके दस्तावेज नहीं हो सकते उसको कोई क्लेम करेगा भी नहीं, वो किसी भी कानून की नजर में सस्टेन नहीं कर सकता, टिक नहीं सकता। तो अब मुझे ये नहीं समझ में आता कि किसको फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। वक्फ अगर जमीनों के मामले में देखा जाए तो देश का तीसरा सबसे बड़ा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या कमेटी बोल सकते हैं जिसके पास भारतीय सेना, रेलवे के बाद सबसे ज्यादा लगभग 9,04,000 एकड़ की एक, संभवतः मुझे आंकड़ा नहीं पता है इतनी भूमि के वो केयर टेकर है, मालिक नहीं केयर टेकर। तो सर इस पे लेकर के अपनी कोई प्रतिक्रिया है जो आप देना चाहते हो समाज में? देखिए, बहुत स्पष्ट एक कानून के जानकार होने के नाते राजनीति से इतर मेरी टिप्पणी सिर्फ इसमें ये थी कि आपने कल जब मैं देख रहा था ओपनिंग स्टेटमेंट मंत्री जी का, तो मंत्री जी ने कहा कि इसमें हमने मुस्लिम भाइयों से बात की है, इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं जो जिनका इसमें सहभागिता हो सकती है उनसे बात की। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि जो 282 वोट पड़े, उन 282 वोटों में कितने मुस्लिम सांसद जो बीजेपी से या फिर किसी भी पार्टी से जीते हैं उन्होंने वोट डाले, कितने मुस्लिम कम्युनिटी के नेता या मंत्री हैं जो जिनसे इस संबंध में बात की, उसको भी सार्वजनिक करना चाहिए था। दूसरी चीज ये कि संविधान है, आर्टिकल 14 है, इक्वालिटी की बात करता है, सारे पक्षों को सुनना चाहिए। ऑडी अल्ट्रम पार्टम का भी सिद्धांत है, उसमें ये कहता है कि दूसरे पार्टी को बिना सुने, ये एक नेचुरल जस्टिस का भी वायलेशन है। जिसकी संपत्ति के बारे में जिसकी चिंता आप कर रहे हैं एटलीस्ट उनसे भी तो पूछना बनता था कि नहीं। अगर नहीं बनता है तो फिर क्या मतलब है संशोधन के? आप कह रहे हैं सबका विकास होगा, जिनका विकास होना है उनको इस बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है। सर कुछ लोग जो वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, तो सर उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वक्फ बोर्ड का मेंबर का विरोध इसलिए भी हो रहा है कि जो इसमें ट्रिब्यूनल वगैरह या जो कमेटियां थी, पुरानी कमेटियों में ये था कि जो नया संशोधन में भी देख रहा था, मैं पूरी तरीके से अभी देखा नहीं, लेकिन मैंने जो देखा उसमें जिला कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट जज को पावर दी गई है। पहले जो था, पहले ये था कि आप एक मुस्लिम सांसद होंगे, महिलाएं होंगी, मुस्लिम कानून के विशेषज्ञ होंगे, लेकिन अब उनको हटा दिया गया है। तो एक बात बताइए,
आप मैं सपोज करिए मैं एक डॉक्टर हूँ या एक वकील हूँ और मुझे किसी कानून या किसी बीमारी के बारे में कोई विशेषज्ञता ही नहीं हो, तो मैं क्या आपका इलाज करूंगा? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कानून या न्यायालय सक्षम नहीं है, लेकिन मुस्लिम लॉ में वक्फ की, जहां तक मेरी जानकारी समझ है, जितना हम लोगों ने पढ़ा समझा याद किया, वक्फ की ऐसी चीज जो कोडिफाइड लॉ है, जो लिखा हुआ है, संसद द्वारा पास कानून था। बाकी मुस्लिम लॉ तो प्रैक्टिसेस और उस पर चलते हैं। अब अगर आप उसमें से मुस्लिम लॉ या मुस्लिम कानून के जानकारों को ही हटा देंगे तो आप राय किससे लेंगे? तो क्या ये ऐसा नहीं लगता है कि किसी आदमी जिसके लिए आप खड़े हैं, जिसके लिए आप विकास की बात कर रहे हैं, उनका प्रतिनिधित्व करने वाला जो व्यक्ति था उसको आपने हटा दिया, तो उसकी बात रखेगा कौन? हर आदमी तो सक्षम होता नहीं है, हर आदमी तो कानून का जानकार नहीं है। अगर सब कानून के जानकार होते तो हमारी क्या जरूरत होती? चलिए सर, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे अंकित मिश्रा जी को, जो बहुत ही सुलझे हुए अधिवक्ता हैं, जो समाज के तमाम मुद्दों पे अपना हमेशा विचार प्रकट करते हैं, रखते हैं। बाकी इस पूरे वक्फ बोर्ड के नियम कानून को लेकर के इन्होंने हमसे खास बातचीत की। बाकी इस पूरे वक्फ बोर्ड को लेकर के जो नया कानून आ रहा है उस पे अपनी जो प्रतिक्रिया है, जो संशोधन की जा रही है, उस पे जो आपकी विचार है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें एबीसी हिंदुस्तान।